नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, जय हिंद। कैसे हैं आप? मेरा नाम है जे फॉर जगमोहन, पी फॉर पाठक, यानी जगमोहन पाठक। और दोस्तों, आप अपनी कमर कस लीजिए क्योंकि हमने स्टार्ट कर दिया है तैयारी 2023 के CUET की। आप लोग सभी जानते होंगे कि सभी यूनिवर्सिटीज, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं और जो स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं बेटा, उन्होंने क्या काम किया है कि एक CUET नाम का एक टेस्ट कर दिया है जिससे आप अच्छी यूनिवर्सिटी और ड्रीम अपनी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं और आप अपनी कमर कस लीजिए मेरे निब्बा निब्बियों, क्योंकि आपको यहां पर ना आपको दाएं देखना है ना आपको बाएं देखना है, और सर उठाओ सीधा, आपको यूनिमॉन्क्स देखना है। ठीक है, तो यूनिमॉन्क्स पर बेहतरीन, सबसे बेहतरीन तैयारी ही CUET के लिए होती है। तो आइए आज स्टार्ट हम इस बात पे यहां से करते हैं बेटा। मैं हिस्ट्री का टीचर हूं और आपसे वादा करता हूं कि एक एक चीज आपको अच्छे से समझ में आएगी। आज तक आपने नो डाउट कि जहां से हिस्ट्री पढ़ी होगी वहां से बहुत अच्छी पढ़ी होगी, लेकिन यहां पर आपको सबसे अच्छी हिस्ट्री और नो बोरिंग बेटा, उसमें आप बोर नहीं होंगे, ये मेरा वादा है आपसे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम किसी भी चीज को पढ़ते हैं तो उसके बारे में जनक, यानी तुमको जानने से पहले तुम्हारे पिताजी का नाम जानना बहुत आवश्यक होता है कि तुम किसके पुत्र अथवा पुत्री हो। ठीक है, तो हिस्ट्री जब हम पढ़ रहे हैं, इसी को बेटा, इस सब्जेक्ट को कहा जाता है ऑल सब्जेक्ट ऑफ मदर। ठीक है भाई, सभी की जननी क्या है? हिस्ट्री है। तो आइए आरंभ करते हैं। ठीक है, देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, बात की जाए फादर ऑफ इंडियन हिस्ट्री की, फादर ऑफ इंडियन हिस्ट्री की बात करते हैं हम, तो बेटा इनका नाम है मेगास्थनीज। इनका नाम क्या है? मेगास्थनीज। अगर मैं बात करूं, यानी लिखिएगा, भारतीय इतिहास का जनक, भारतीय इतिहास का जनक मेगास्थनीज को कहा जाता है। और आप लोग अपने जितने भी दोस्त हों भाई, उनको सिर्फ एक ही एक चीज बतानी है कि हिस्ट्री जेपी सर, ठीक है भाई, मुझे सब आप लोग सभी जेपी सर के नाम से जानते हो कि हिस्ट्री जेपी सर बाइलिंगुअल पढ़ा रहे हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ा रहे हैं। तो देर ना करिए बेटा, ना दाएं देखना ना बाएं देखना, सीधा ऊपर देखना है और ऊपर आपको मिलेगा यूनिमॉन्क्स। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो अगर मैं बात करूं फादर ऑफ इंडियन हिस्ट्री के बारे में, तो मेगास्थनीज को कहा जाता है भारतीय इतिहास का जनक। बेटा इनकी एक किताब हुआ करती थी, इनकी एक किताब हुआ करती थी, उस बुक का नाम मैं लिख रहा हूं यहां पे, इनकी एक बुक थी, उस बुक का नाम है इंडिका। क्या नाम है भाई? उसका नाम है इंडिका। आगे अगर बात करें हम, तो बात करते हैं फादर ऑफ हिस्ट्री के बारे में। भाई फादर ऑफ अगर हिस्ट्री के बारे में बात की जाए तो बेटा इसका फादर है हेरोडोटस। कौन है भाई? लिखिएगा, कौन है? यानी इतिहास का जनक, इतिहास का जनक हेरोडोटस को कहा जाता है। ठीक है, यहां तक आप लोगों की बात बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी। अब आप कह रहे होंगे कि पता नहीं सर क्या पढ़ा रहे हैं, CUET 23 के लिए
बेटा जो हमने स्टार्ट किया है और पहला ही चैप्टर है आपका हड़प्पा सिविलाइजेशन, या फिर इसको मैं यूं कहूं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, यहां तक आप लोगों की बात समझ में आती है। आगे अगर हम बात करें इसी के अंदर, तो बेटा अब हम यहां से पढ़ना स्टार्ट करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन। आप लोग इसको जल्दी से अपनी जो कॉपी है, आपको एक कॉपी बनानी है, कम से कम 30 से 40 रुपए की एक कॉपी लेके आनी है, और मेरे साथ साथ अपनी हैंड राइटिंग में, बात समझ रहे हैं आप मेरे साथ साथ अपनी हैंड राइटिंग में अपने नोट्स बनाने हैं, जिससे कि आप जब भी उसको खोलकर देखो, ठीक है भाई, आप जब भी उसको खोलकर देखो तो आपको याद आ जाए कि सर ने ये चीज यहां पर इस तरीके से बताई थी। क्लियर है सभी को? ओके, आगे बात करते हैं, और ये आशा करता हूं कि आप लोगों ने सारी चीजें उतार ली होंगी। ठीक है भाई, अपनी कॉपी में उतार ली होंगी। आगे अगर हम बात करें, देखिए लिखिएगा हड़प्पा सिविलाइजेशन। हड़प्पा सिविलाइजेशन, ठीक है भाई, यहां पर हम लिख देते हैं हिंदी में हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिविलाइजेशन? आप जानते हैं इसका मीनिंग? चलिए मुझे कमेंट करके बताइएगा। अब मैं बता रहा हूं आपको बेसिकली सिविलाइजेशन का मतलब क्या है। एक ऐसा प्लेस, बात समझेंगे, एक एक चीज और एक एक शब्द पर अगर मेरे पर आप ध्यान देंगे तो आशा करता हूं कि CUET 23 के दौरान आप लोगों से बेहतर रिजल्ट कोई नहीं दे सकता है। ठीक है, आइए बात करते हैं। देखिए होता क्या है कि सिविलाइजेशन का मीनिंग होता है कि एक ऐसा प्लेस या एक ऐसा स्थान जहां पर पुराने लोग, पुराने का मतलब यानी हमसे जो अगले वाली पीढ़ी है, वो पीढ़ी कैसे रहती थी, क्या खाती थी, क्या पीती थी, उसके बारे में सारी जानकारी हमें अगर प्राप्त है तो हम उसको क्या कह सकते हैं कि यहां पर एक सिविलाइजेशन एग्जिस्ट किया करती थी कुछ साल पहले। या फिर हम एक ऐसे कहें कि आपने जैसे जैसे हिस्ट्री पढ़ी है तो आपने हिस्ट्री के 3 फेज पढ़े होंगे। ठीक है बेटा, हिस्ट्री 3 फेज में डिवाइडेड है। नंबर फर्स्ट एंसेंट इंडिया, जिसको भाई हम प्राचीन भारत कहते हैं। सेकंड आती है बेटा मिडाइवल इंडिया, जिसको हम मध्यकालीन भारत कहते हैं। एंड नंबर थर्ड आता है मॉडर्न इंडिया, जिसको हम आधुनिक भारत कहते हैं। ठीक है, तो एंसेंट इंडिया के अंदर ही ये चैप्टर है जिसको हम कहते हैं हड़प्पा सिविलाइजेशन। देखिए हुआ क्या था, हुआ ये था कि सबसे पहले ये माना जाता था कि आर्य, भाई आपने सुना होगा आर्य का मीनिंग क्या है। आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ यानी सर्वोत्तम, भाई सुपीरियर, बात समझ रहे हैं आप मेरी, यानी इसका मतलब क्या है। और वेद का मतलब क्या होता है बेटा? वेद का मतलब होता है ज्ञान यानी नॉलेज। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखिए हुआ क्या था, हुआ यह था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन खोजने से पहले भी हम यह कहा करते थे कि यहां पर, भाई यहां पर आर्यंस कम टू इंडिया फ्रॉम सेंट्रल एशिया, यानी जो भारत में जो आर्यंस आए थे वो कहां से आए थे बेटा? वो आए थे सेंट्रल एशिया से। सेंट्रल एशिया कहां सर? तजाकिस्तान से। ठीक है, ओके। आगे अगर मैं और बात करूं, लेकिन जैसे जैसे इस इंडस वैली सिविलाइजेशन की खोज हुई बेटा, जज्बात बदल गए, इरादे बदल गए, और भाई वही हो गया मारो मुझे मारो। कैसे, मैं आपको बताता हूं। देखिए हुआ क्या था, चलिए पहले इसको थोड़ी सी देख लेते हैं कि हड़प्पा सिविलाइजेशन क्या था। लिखिएगा, लिखिएगा दिस सिविलाइजेशन लिखिएगा दिस सिविलाइजेशन considered as urban civilization,
अर्बन सिविलाइजेशन। ठीक है भाई, भाई ये क्या थी लिखिएगा, यह सभ्यता, यह सभ्यता एक नगरीय सभ्यता के रूप में जानी जाती है। ठीक है बेटा, ये सिविलाइजेशन किसके रूप में जानी जाती है भाई? ये सिविलाइजेशन जानी जाती है किसके रूप में? एक नगरीय सभ्यता के रूप में। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई आपकी। आगे अगर मैं बात करूं इसी में, तो बेटा लिखिएगा एंड लिखिएगा एंड कंसीडर्ड एज द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन, the oldest civilization of Indian subcontinent, ठीक है बेटा, इसी में लिखिएगा और यह सभ्यता और यह सभ्यता भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे पुरानी सभ्यता मानी जाती है। ठीक है, अब आप पूछेंगे सर कि सबसे पुरानी सभ्यता क्यों मानी जाती है? बात भाई आपका जो क्वेश्चन है वो डेफिनेटली बहुत सही है कि क्यों बेटा? इसलिए क्योंकि अगर हम इसकी एज की बात करें, ठीक है भाई, अगर मैं इसकी हड़प्पा सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन की एज की बात करूं, तो बेटा अलग अलग किताबों में हालांकि अलग अलग इसका जो डेट है वो दे रखी है, लेकिन एनसीईआरटी जिस डेट को मानती है वो डेट है, लिखिएगा इंडस वैली सिविलाइजेशन, ऐसे लिखिएगा आप कि 2500 यानी 2500 BC टू 1750 BC तक इसकी क्या मानी जाती है भाई? इसकी डेट मानी जाती है। ठीक है, यहां तक आप लोगों को समझ में अच्छे से आ गया होगा। अब हम अपने टॉपिक पर मैं आपको ले चलता हूं, जहां पर मैं आपको ले जाने की कोशिश बहुत देर से कर रहा था। ठीक है, बात करते हैं इसके बारे में। देखिए हुआ क्या था कि 1848 टू 1856 यानी 1848 ईस्वी से लेकर 1856 ईस्वी तक भारत का एक गवर्नर जनरल हुआ करता था, जिसका नाम था बेटा लॉर्ड डलहौजी। भाई जिसका क्या नाम था? जिसका नाम हुआ करता था लॉर्ड डलहौजी। और इसी के द्वारा भारत के अंदर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी हड़प की नीति इसी ने चलाई थी। हालांकि उसके बारे में हमें कोई डिस्कस नहीं करना है, लेकिन सिर्फ मैं आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। ठीक है, देखते हैं आगे, चलिए लिखिएगा 1848 टू 1856 लिखिएगा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया दैट टाइम, लिखिएगा दैट टाइम लॉर्ड डलहौजी
लॉर्ड डलहौजी। ठीक है भाई, लिखिएगा 1848 ईस्वी से लेकर, लिखिएगा 1848 ईस्वी से लेकर 1856 तक भारत का गवर्नर जनरल बनकर रहा। कौन बेटा? तो जिसका नाम था लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी। ठीक है भाई, देखिए अब हुआ क्या था कि इसी के दौरान क्या हुआ था कि एक हमारे भारत में 16 अप्रैल 1853 को बेटा फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन चलाई गई, यानी एक ट्रायल किया गया। जैसे कि आज आपने देखा होगा कि एक चीज आई थी कि बुलेट ट्रेन। ठीक है, आपने सुना होगा, जब आप 10वीं या 9वीं क्लास में रहे होंगे तो आपने सुना होगा कि बुलेट ट्रेन इंडिया में आ रही है और किसकी मदद से बन रही है भाई? जापान की मदद से बन रही है। और उसका ट्रायल कहां होगा? तो वो गुजरात से लेकर बॉम्बे के बीच में चलेगी। तो ऐसे ही बॉम्बे टू ठाणे बेटा ओनली फॉर 34 किलोमीटर्स एक ट्रेन चली थी। जब उस ट्रेन की खुदाई के लिए, जैसे ही भाई उसके लिए एक ट्रैक बन रहा था, तो उस ट्रैक के दौरान ही लोगों को, जो वहां पर खुदाई कर रहे थे, उनको कुछ मिलना स्टार्ट हुआ था। ठीक है, लेकिन लॉर्ड डलहौजी था, जो गवर्नर जनरल भारत का था, ये सिर्फ किस बेस में लगा हुआ था? ये हड़प की नीति के बेस में लगा हुआ था इंडिया के अंदर। ठीक है, यहां तक आप लोगों को बात समझ में आ गई, क्योंकि इसको फुर्सत नहीं थी कि ये देख सके कि एटलीस्ट यहां से निकल ये क्या रहा है। ठीक है लेकिन जैसे ही ये इंडिया से वापस गया, पहले आप इसको लिखिए, मैं आपको बातें पूरी बताता रहूंगा। ठीक है, जैसे ही बेटा ये इंडिया से गया, और इंडिया से जाने के बाद इसी के स्थान पर भाई अलेक्जेंडर कनिंघम, कौन? अलेक्जेंडर कनिंघम, यानी आर्कियोलॉजिकल फादर ऑफ इंडिया, जिसे हम पुरातत्व विभाग का जनक कहते हैं भाई, जिसको हम क्या कहते हैं? पुरातत्व विभाग का जनक कहते हैं। वो भारत का अगला गवर्नर जनरल बन के आया, और यहीं से आरंभ होता है इस चीज का। ठीक है, लिखिएगा, मैं यहां से इसको साफ कर रहा हूं, आपने आशा करता हूं ऊपर से लिख लिया होगा। ठीक है बेटा, लिखिएगा आगे। देखो, लिखिएगा 16 अप्रैल 1853 फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन बॉम्बे टू ठाणे ओनली 34 किलोमीटर। ठीक है, लिखिएगा 16 अप्रैल, यहां से लिखना स्टार्ट करता हूं, 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को 1853 ईस्वी को प्रथम रेलगाड़ी चली। कहां से कहां तक बेटा? तो बॉम्बे से ठाणे। कितने किलोमीटर? तो 34 किलोमीटर। ठीक है, यहां तक आप लोगों को आशा करता हूं कि बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। लेकिन हुआ क्या, आगे बात करते हैं। लेकिन देखिए हुआ क्या था
कि इसी टाइम पर आगे लिखिएगा आप कि 1856 में क्या हुआ था कि अलेक्जेंडर कनिंघम, लिखिएगा इसका नाम, अलेक्जेंडर कनिंघम, ये भारत आया। ठीक है भाई, ये कहां आया था? ये भारत आया। और इसी को क्या कहा जाता है? इसी को आप लिख लीजिएगा, दैट इज नोन एज, या फिर ऐसे लिखिएगा, ही इज नोन एज, लिखिएगा ही इज नोन एज द फादर ऑफ आर्कियोलॉजी। लिखिएगा इसी को, लिखिएगा इन्हीं को पुरातत्व विभाग या पुरातत्व का जनक कहा जाता है, कहा जाता है। ठीक है बेटा, देखो मैं डेट वगैरह हिंदी में नहीं लिखूंगा, हिंदी इंग्लिश एक जैसा होता है और नाम आप अच्छे से पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब ये जैसे ही भारत आया, इसने पुरातत्व विभाग का जानकार तो ये था, लेकिन ही इज नॉट इंटरेस्टेड। बेटा ये भी, इसको भी कोई भी कैसी भी दिलचस्पी यहां तक नहीं थी भाई, इसको भी कोई भी दिलचस्पी यहां तक नहीं थी। लेकिन हुआ क्या, अब जो जज्बात हैं और जो वादे हैं वो एकदम पूर्ण रूप से बदल जाएंगे। और 1899, देखिए लिखिएगा 1800, बेटा जिस टॉपिक पर मैं स्टार मार्क बना दूं उस टॉपिक को तो आपको डबल स्टार अपने आप दे देने हैं, क्योंकि मैं स्टार सिर्फ उन चीजों पे बनाता हूं जो कि CUET 23 के दौरान आपसे पूछे जा सकते हैं। 90% आपका एक एक पेपर यूनिमॉन्क्स की तरफ से एनालाइज करके और इतनी बेहतरीन टीम तैयार की है ना कि आप गद हो जाओगे, धुआं धुआं कर देंगे हम 2023 के CUET एग्जाम के अंदर। आपको आपका ड्रीम कॉलेज और ड्रीम यूनिवर्सिटी दिलाने का वादा यूनिमॉन्क्स का है, तो आप जो तैयारी है उसको भी उसी हिसाब से करिएगा, जिससे कि एक एक चीज आपको पढ़ाई जाएगी। हर एक टॉपिक, हर एक चैप्टर के बाद आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी लगाने हैं। हर एक चैप्टर से अपने आप हम क्वेश्चन आपको बनाकर भी देंगे कि ये क्वेश्चन अब की बार पूछे जा सकते हैं। यूनिमॉन्क्स की पूरी टीम आपके लिए बेहतरीन काम कर रही है। चलिए आगे बात करते हैं। लिखिएगा 1899, लिखिएगा बेटा। अब आया था, लिखिएगा वॉयसरॉय ऑफ इंडिया। बेटा कौन आया था? तो बेटा लॉर्ड कर्जन। कौन आया था भाई? लॉर्ड कर्जन भारत आया था वॉयसरॉय ऑफ इंडिया बनकर। कब से लेकर कब तक? तो बेटा ये रहा था 1899 से लेकर 1905 ईस्वी तक। कब से लेकर कब तक बेटा? तो लिख लीजिएगा हिंदी में, लिखिएगा लॉर्ड कर्जन भारत का वॉयसरॉय 1899 से 1905 ईस्वी तक रहा। भाई पार्टीशन ऑफ बंगाल पढ़ा होगा ना? पढ़ा तो होगा ना? इसी की देन है। भारत का सबसे बदनाम वॉयसरॉय अगर कोई है तो जिसका नाम है भाई लॉर्ड कर्जन। ठीक है, अब हुआ क्या, ये भी एक खुद आर्कियोलॉजिस्ट था बेटा। बात समझ रहे हैं आप मेरी? अब जो आदमी, मान लीजिए
कि मैं अगर हिस्ट्री का टीचर हूं और कोई हिस्ट्री की कहीं पर बात चल रही हो तो जाहिर सी बात है भाई इंटरेस्ट मुझे जरूर आएगा। ठीक है भाई, इंटरेस्ट मुझे जरूर आएगा। लंदन में जाके इसको भी बताया था कि यार इंडिया में ऐसा हो रहा है, हमने जब ट्रेन की हम पटरियां बिछा रहे थे तो हमको कुछ ना कुछ वहां पर मिला है, कोई ना कोई चीज तो है भाई। कहते हैं ना कि उधर कुछ ना कुछ तो है या उस बंदे में कुछ ना कुछ तो है। तो ऐसे ही इसको बताया गया, इसने बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लिया इसमें। ठीक है, इसने क्या किया, एक ASI की स्थापना की। लिखिएगा इन 1905, लिखिएगा बेटा, इन 1905 he established ASI। ठीक है भाई, यानी यहां पर इसकी मैं फुल फॉर्म लिख देता हूं, लिखिएगा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है भाई, इसकी हिंदी मुझे नहीं पता है बेटा, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की। वैसे पुरातत्व विभाग सर्वेक्षण विभाग ऑफ इंडिया। ठीक है, ये ऐसा बनेगा। तो इसी ने स्थापना की, किसकी भाई, ASI की, और इसी को कहा जाता है। ठीक है भाई, और लिखिएगा आगे, लिखिएगा इसने क्या काम किया कि लिखिएगा इसी ने 1921 ईस्वी में बेटा एक कमेटी गठित की, और कमेटी का चेयरमैन किसको बनाया, देखिए एक कमेटी गठित की और उसका जो चेयरमैन बनाया गया जॉन मार्शल को। जॉन मार्शल को। ठीक है, जॉन मार्शल को। अब यहां से हम लोग एक्चुअल में इंडस वैली सिविलाइजेशन स्टार्ट करने वाले हैं। अरे सर आप स्टार्ट करने वाले हैं, तब से भाई, तब से मैं एक बेस बना रहा था, उस बेस पर आपको बिठा रहा था कि आपको समझ में कैसे आएगा। अरे तुम तो मेरे छोटे छोटे बच्चे हो ना, इसीलिए तो आपको समझाना बहुत जरूरी है कि आखिरकार हुआ क्या था। जल्दी से छाप लीजिए अपनी कॉपी में, और एक एक शब्द छापना है, एक एक शब्द लिखना है, ध्यान रखिएगा। और बार बार इन्हीं वीडियो को, जैसे ही कोई चीज समझ में ना आए तुरंत वीडियो खोली और तुरंत देखा कि सर ने वहां पर उस टाइम पर क्या पढ़ाया था। ठीक है, तो जल्दी से आप लोग इसको लिखिएगा, फिर आगे मैं आपको और चीजें इसकी बताता हूं। लिखिएगा भाई, चलिए, आशा करता हूं ऊपर से आपने लिख लिया होगा, लिखना स्टार्ट कर लिया होगा। ठीक है, यहां से हम लोग साफ कर देते हैं। बेटा एक कमेटी बनाई गई थी जो जॉन मार्शल के द्वारा, इस इंसान के द्वारा, जब इस इंसान के द्वारा इस कमेटी बनाई गई तो उस कमेटी में 2 और आर्कियोलॉजिस्ट रखे गए, या फिर हम उनको एक तरीके से इतिहासकार भी कह सकते हैं, या फिर जो आपका मन करे वो आप कह सकते हो कि एक 2 मतलब काफी लोगों की कमेटी थी, लेकिन मेनली उसमें 2 नाम बहुत ही ज्यादा आते हैं। एक नाम था राखाल दास बनर्जी, यानी जिसको हम RD बनर्जी के नाम से जानते हैं, और दूसरा नाम हुआ करता था दयाराम साहनी, है ना। क्या हुआ करता था भाई, दयाराम साहनी जिनका नाम हुआ करता था। लिखिएगा बेटा आगे, हुआ यह था कि 1921 ईस्वी में जैसे ही इन्होंने ये चेयरमैन बना दिए भाई जॉन मार्शल साहब, और जॉन मार्शल साहब ने कहा कि दयाराम साहनी जी आप ऐसा करिए कि जहां पर जो चीजें निकली थी भाई, जहां पर जो चीजें निकली थी उन चीजों के बारे में ज्यादा से ज्यादा स्टडी कीजिए। क्या कीजिए भाई, ज्यादा से ज्यादा
स्टडी कीजिए और पता लगाइए कि आखिरकार ऐसी ही चीज क्या थी जो बच्चों को डरा रही है। ठीक है, मैं भी तो देखूं जरा जो ऐसी क्या चीज है जो बच्चों को डरा रही है। लिखिएगा बेटा हड़प्पा की शुरुआत। ठीक है, लिखिए। बेटा इसकी जो जिम्मेदारी दी गई थी वो दी गई थी, लिखिएगा, दयाराम साहनी को। दयाराम साहनी को क्या दिया गया था? इसकी जिम्मेदारी दी गई थी कि आप हड़प्पा सभ्यता को खोज निकालिए। क्या करिए भाई? आप हड़प्पा सभ्यता को खोज निकालिए। और कब दी गई थी ये जानकारी? तो जिम्मेदारी ये दी गई थी बेटा 1921 को। ठीक है, यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो लिखिएगा इसमें हड़प्पा सभ्यता में लिखिएगा दिस प्लेस फाउंड बाई दयाराम साहनी। लिखिएगा इस सभ्यता की खोज या इस स्थान की खोज लिखिएगा इस स्थान की खोज दयाराम साहनी के द्वारा की गई। ठीक है बेटा, देखिए होता क्या है कि इसमें कई प्लेस निकले थे ऐसे, जैसे कि मैं आपको बता दूं, हड़प्पा हो गया, मोहनजोदाड़ो हो गया, कालीबंगा हो गया, लोथल हो गया। ऐसे इसमें कम से कम लगभग 10 से 12 प्लेस अलग अलग जगहों पर मिले थे। भाई क्या हुआ था? अलग अलग जगहों पर मिले थे। तो जो ये हड़प्पा मिला था भाई, ये जो हड़प्पा मिला था ये कहां पर मिला था? लिखिएगा माउंट गोमडी डिस्ट्रिक्ट इन पाकिस्तान। लिखिएगा, मैं लिख देता हूं, लिखिए ऐसे लिखिएगा दिस प्लेस फाउंड बाई दिस प्लेस फाउंड इन माउंट गोमडी डिस्ट्रिक्ट इन पाकिस्तान एट द बैंक ऑफ लिखिएगा एट द बैंक ऑफ रावी रिवर। एट द बैंक ऑफ रावी रिवर। ठीक है, हिंदी वाले लिख लीजिएगा इस स्थान की खोज गोमड़ी जिला पाकिस्तान। भाई पाक में कोष्टक में लिख रहा हूं तो आप समझ जाइएगा। गोमड़ी जिला पाकिस्तान रावी नदी के किनारे पर हुई। ठीक है, आगे लिखिएगा इसी में लिखिएगा दूसरा स्थान था
1922 यानी अगले ही साल क्या हुआ भाई, अगले ही साल मोहनजोदारो, लिखिएगा मोहनजोदारो, सेकंड जो स्थान मिला था बेटा उसको कहते हैं हम मोहनजोदारो या फिर मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो। भाई इसका खोजकर्ता कौन था, इसका खोजकर्ता कौन था, लिखिएगा दिस प्लेस फाउंड बाई, दिस प्लेस फाउंड बाई राखाल दास बनर्जी, या फिर मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं बेटा आरडी बनर्जी। यानी लिखिएगा इस स्थान की खोज, इस स्थान की खोज किसके द्वारा की गई भाई, इस स्थान की खोज राखाल दास बनर्जी के द्वारा की गई सन 1922 ईस्वी में। ठीक है भाई। दिस प्लेस फाउंड बाई आर डी बनर्जी इन 1900, लिख लेना यहां, इन 1922। भाई साफ साफ दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, आप लोग मुझे कमेंट करके एक बार जरूर बता सकते हो। ठीक है, तो हुआ क्या था, देखिए हुआ क्या था मैं आपको बता देता हूं, ऊपर से हम साफ करेंगे, तब तक आप लोग लिख लीजिए। मैं आपको इसकी छोटी सी कहानी है वो आपको मैं बता देता हूं। जैसे ही जॉन मार्शल ने टीम गठित की और टीम गठित करने के बाद दो लोगों को मेनली फोकस किया गया और दो लोगों के पास यह जिम्मेदारी दी गई कि आपको सबसे पहले इन जगहों पर क्या करना है, इन जगहों पर जाकर सर्वे करना है कि आखिरकार ऐसा क्या था और क्या नहीं था। बात आपकी समझ में आ गई। आगे इसी में लिख लीजिएगा ये कहां पर मिली थी, लिख लीजिएगा मोहनजोदारो, लिखिएगा मोहनजोदारो फाउंड इन, मैं ही लिख देता हूं, चलो मोहनजोदारो फाउंड इन लरकाना डिस्ट्रिक्ट। क्या बेटा, तो लरकाना डिस्ट्रिक्ट इन पाक। ठीक है, लिखिएगा लरकाना डिस्ट्रिक्ट इन पाक। बेटा लिखिएगा एट द बैंक ऑफ इंडस रिवर। कौन सी रिवर बेटा, इंडस रिवर, इंडस रिवर। हाँ भाई हिंदी वालों लिखिएगा मोहनजोदारो की खोज मोहनजोदड़ो की खोज लरकाना डिस्ट्रिक्ट कराची, लरकाना जिला सिंधु नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे पर हुई। बेटा कहां पर हुई थी, तो सिंधु नदी के किनारे पर हुई थी। ठीक है, यहां तक आप लोगों को अच्छे से आशा करता हूं कि बहुत ही ज्यादा ढंग से ये सारी चीजें बेटा मेरे लाल समझ में आ रही होंगी। एक एक चीज आपको इस तरीके से क्लियर करूंगा ना कि आपका मन जो है गार्डन हो जाएगा, यानी गदगद हो जाएगा। चलिए
यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कि ये जो पूरी सिविलाइजेशन थी, बात आप मेरी समझ रहे हैं, ये जो पूरी सिविलाइजेशन थी ये कहां कहां तक सर एग्जिस्ट किया करती थी। अरे सर आपने पाकिस्तान बता दिया, आपने फिर कहा था पहले कि ये जो शेप, इसकी जो शेप थी वो ट्रायंगुलर थी। तो सर कुछ अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है, पूरी चीजें एकदम हमारी आप क्लियर करिए, ठीक है भाई। तो आज मैं आपकी पूरी चीजें यहां पर क्लियर करता हूं। चलिए देखिए, लिखिएगा, यहां से मैं साफ कर रहा हूं ऊपर से। चलिए पहले एक और चीज मैं आपको बता देता हूं कि इसकी एज वगैरह क्या थी और किसने इसको क्या माना है, ठीक है। देखिए, अगर मैं इसकी एज के बारे में बात करूं, और एज अगर हमें किसी भी पुरानी चीजों की, अथवा हमें अगर पुरानी चीजों की जब भी डिस्कवरी करनी होती है या ये पता लगाना होता है कि भाई इसकी एक्चुअल एज क्या है, तो बेटा एक मेथड होता है जिसको हम C14, भाई क्या चीज, तो C14 से जानते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं बेटा, डेटिंग मेथड बोलते हैं, डेटिंग मेथड। अगर हम इसकी बात करें तो इसकी जो एज है वो क्या बताई गई है, वो बताई गई है 2500 to 1750 BC। भाई BC वगैरह ये तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि बिफोर क्राइस्ट बोलते हैं इसको, यानी भगवान यीशु मसीह के जन्म से पहले की जितनी भी तारीखें होती हैं उसको हम क्या कहा जाता है, उसको BC कहा जाता है। और भगवान यीशु मसीह के जन्म के बाद की जितनी भी दिन होते हैं या जितनी भी तारीख पड़ी हैं उनको हम AD के नाम से जानते हैं। इतना तो समझ में आ गया होगा। हिंदी वालों, मैं आपको बता देता हूं कि इसको ईसा पूर्व के नाम से जानते हैं, यानी BC को ईसा पूर्व कहा जाता है और AD को हम सन के हिसाब से यानी ईसवी बोलते हैं। यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखिए, लेकिन कुछ और जो लोग हैं वो इसको मानते हैं बेटा 300 to 1750 BC तक, ठीक है। तो मैंने आपको दोनों ही डेटें लिखा दी हैं। आपसे कोई भी डेट अगर पूछी जाए, मुश्किल है कि आपसे ये क्वेश्चंस पूछा जाएगा कि कौन मतलब कब था, लेकिन अब मैं आपको बताता हूं कि हम लोग बात कब की कर रहे हैं। बात समझ रहे हैं आप मेरी, हम लोग बात कब की कर रहे हैं। तो लगभग आप देख सकते हो कि अगर इसको मैं 2500 भी मान लूं और इसको 1750 मानूं, तो इस हिसाब से 3750 वर्ष पुरानी बात। कितनी बात बेटा, हम लोग जो बात कर रहे हैं आज 3750 साल पुरानी बात कर रहे हैं। अगर उसके हिसाब से मानूं तो लगभग 4500 साल पुरानी बात हम लोग कर रहे हैं। अरे सर आपने तो आंखें खोल दी, इतनी पुरानी बातें कर रहे हैं। अरे बेटा, हम हिस्ट्री पढ़ते पढ़ते खुद हिस्टोरियन बन गए हैं। तो आप लोगों को क्यों ना बहुत बहुत अच्छे तरीके से यूनिमॉन्क्स आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। और आशा करता हूं अगर आपने ये वीडियो, आपके जितने भी दोस्त हैं, जितने भी रिश्तेदार हैं जो पढ़ाई करने, जो 12th में, जो JNU, AMU, दिल्ली यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, डॉक्टर BR अंबेडकर विश्वविद्यालय, जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं, उन यूनिवर्सिटीज में अगर आपको एडमिशन लेना है तो ना दाएं देखना है ना बाएं देखना है, सिर्फ ऊपर की तरफ देखना है और यूनिमॉन्क्स आपको नजर आएगा। ठीक है भाई, आगे बात करते हैं। देखिए अगर बात की जाए तो 3750 साल पुरानी या हम 4500 साल पुरानी बातें यहां पर बेटा कर रहे हैं। भाई सर बहुत बढ़िया। चलिए देखते हैं कि ये सिविलाइजेशन एग्जिस्ट कहां कहां पर करती थी। यानी ये सिविलाइजेशन, अगर हम सब इंडियन कॉन्टिनेंट्स की बात कर रहे हैं, जिसमें आपको पता होगा कि हमारा जो इंडिया का सब कॉन्टिनेंट है वो कहां कहां तक और कैसे कैसे फैला हुआ है, ये सारी चीजें मैं आपको बताना नहीं चाहता। लिखिएगा बेटा इसी में, आशा करता हूं ये भी सारी चीजें आपने लिख ली होंगी। लिखिएगा। ठीक है भाई,
हल्का सा एक छोटा सा इंडिया का आप लोग मैप बना लीजिए। तब तक चलिए मैं भी बनाता हूं और आप भी बना लीजिए, ठीक है भाई। चलिए ये हमारा इंडिया का मैप बन गया। और अगर मैं मैप की बात करूं तो यहां पर एक ट्रायंगुलर बना लेंगे भाई, ठीक है। अगर हम बात करें तो ये हमारा क्या हो गया, देखिएगा ये हमारा नॉर्थ हो गया, ये हमारा साउथ हो गया बेटा, ये हमारा वेस्ट हो गया बेटा, और ये क्या हो गया भाई, ये हमारा ईस्ट हो गया, ठीक है। यहां तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब मैं इधर यहां पर लिख रहा हूं ये सारी चीजें इसीलिए, ठीक है भाई, इसीलिए मैं ये सारी चीजें कहां पर लिख रहा हूं, तो इधर लिखूंगा। लिखिएगा लिखिएगा नॉर्थ में, सबसे पहले नॉर्थ में लिखिएगा इन मांडा एट द बैंक ऑफ चिनाब रिवर। लिखिएगा अगर हम नॉर्थ की बात करें तो नॉर्थ में ये सिविलाइजेशन कहां कहां तक एग्जिस्ट किया करती थी वो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो ये नॉर्थ में लिखिएगा मांडा, कहां तक बेटा, मांडा एट द बैंक ऑफ चिनाब रिवर, एट द बैंक ऑफ चिनाब रिवर। अगर बात करें हम उत्तर की, यानी अगर हम बात करें उत्तर की, तो बेटा ये जो है लिखिएगा मांडा चिनाब नदी के किनारे, ठीक है भाई। कहां तक, अगर उत्तर की बात करें यानी नॉर्थ की बात करें, एट द बैंक ऑफ चिनाब रिवर, ठीक है भाई। आगे अगर हम बात करते हैं साउथ के बारे में, अगर हम लिखिएगा बेटा इसी में, अगर हम साउथ के बारे में मैं आपको बात करूं तो लिखिएगा देमताबाद। लिखिएगा बेटा देमताबाद, लिखिएगा देमताबाद, लिखिएगा एट द बैंक ऑफ, यहां पे लिख रहा हूं मैं, एट द बैंक ऑफ गोदावरी रिवर, ठीक है भाई। हिंदी में अब लिख लेना, देमताबाद को देमताबाद ही हिंदी में बोलते हैं। लिखिएगा गोदावरी नदी के किनारे, लिखिएगा गोदावरी नदी के किनारे। यानी बेटा हमारा क्या क्या हो गया, हमारा नॉर्थ क्लियर हो गया, हमारा साउथ क्लियर हो गया। अब हमारे बेटा किसकी बारी है भाई, वेस्ट की बारी है। तो वेस्ट में ये जो जगह है ये कहां कहां तक फैली हुई थी ये हम आपको बताता हूं, ठीक है। अगर वेस्ट की बात की जाए, लिखिएगा अगर वेस्ट की ही बात की जाए तो लिखिएगा अफगानिस्तान में बेटा एक सुतका गेंडोर, ठीक है भाई। कहां तक, तो अफगानिस्तान में एक सुतका गेंडोर एक जगह का नाम पड़ता है, और उसी जगह के नाम पर लिखिएगा उसी जगह पर एक नदी बहती है जिसका नाम है दक्ष रिवर। लिखिएगा इसमें लिखिएगा सुतका गेंडोर, सुतका गेंडोर एट द बैंक ऑफ दक्ष रिवर, ठीक है भाई। अब यहां पर लिख देते हैं हम ईस्ट के बारे में, यहां पर हम ईस्ट के बारे में लिख देते हैं। अगर मैं ईस्ट की बात करूं तो बेटा एक यूपी में एक जगह पड़ती है जिसका नाम है आलमगीरपुर। जिसका क्या नाम है बेटा, आलमगीरपुर। लिखिएगा आलमगीर, ठीक है। आलमगीर एक जगह का नाम है, और ये कहां पर पड़ती है, तो ये यूपी में पड़ती है। और कौन सी जगह, यहां पर लिख लीजिएगा यूपी, और लिखिएगा एट द बैंक ऑफ हिन्नन रिवर। भाई यहां से कौन सी नदी गुजरती है,
तो यहां से हिंडन रिवर गुजरती है। ठीक है भाई, यहां से कौन सी नदी गुजरती है? हिंडन रिवर गुजरती है। तो बेटा आज की क्लास को मैं यहीं पर बंद करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोगों को बहुत बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा, इस वीडियो को अपने जितने भी दोस्त हैं, जितने भी आपके पड़ोसी हैं, जो आपका पढ़ना चाहता है, जो अच्छी यूनिवर्सिटी, जो ड्रीम यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना चाहता है और भारत देश के लिए कुछ बड़ा करना चाहता है, तो मेरी और वीडियोस जो हैं वो आपको डीयू के बारे में, जेएनयू के बारे में, एएमयू के बारे में सारी चीजें बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। और आप जाके, और हम PYQ जो कर रहे हैं वो शॉर्ट्स के जरिए कर रहे हैं, उन पर फोकस कीजिए। आप अपने खाली टाइम में उनको पढ़ सकते हो। तो तब तक आप यहां पर इसको लिख लीजिए। मैं दोबारा आपको एक अपनी शब्दों से ही मैं आपको बता देता हूं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि फादर ऑफ इंडियन हिस्ट्री को कहते हैं कौन बेटा? मैगस्थनीज। इनकी एक बुक हुआ करती थी, उस बुक का नाम था इंडिका। दूसरे हैं, अगर मैं बात करूं फादर ऑफ हिस्ट्री के ही बारे में, तो जिनका नाम मैंने आपको बताया था कि हेरोडोटस। ठीक है भाई। अगर बात की जाए कि मैं आपको हड़प्पा सभ्यता पढ़ा रहा हूं, तो ये जो सिविलाइजेशन थी ये कैसी थी बेटा? ये एक अर्बन सिविलाइजेशन इसको कहते हैं, और ये ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन थी कहां की बेटा? इंडियन सब कॉन्टिनेंट की। होता क्या है कि 1848 से लेकर 1856 ईस्वी तक गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया दैट टाइम लॉर्ड डलहौजी, ठीक है भाई, जिसने क्या चलाया था? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इंडिया के अंदर चलाई थी, यानी हड़प की नीति इंडिया के अंदर चलाई थी। यहां तक आपको बात क्लियर है। अगले ही साल आफ्टर 4 ईयर या 3 इयर्स क्या हुआ कि 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को भारत में फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन चलाई गई। और उसी के दौरान क्या हुआ था कि कुछ जो फॉल्सेस जिन्हें हम कहते हैं, जिनको हम अवशेष कहते हैं हिंदी में, वो निकलना स्टार्ट हुए थे। किसके बेटा? इस इंडस वैली सिविलाइजेशन या फिर हड़प्पा सिविलाइजेशन के। यहां तक बात क्लियर है? बहुत सर, बहुत अच्छा पढ़ाया आपने। यहां तक बात मेरी एक एक क्लियर है। तो बेटा लॉर्ड कर्जन आया, ये खुद एक अच्छा आर्कियोलॉजिस्ट था। इसने एक टीम गठित की, और टीम गठित का क्या दे दिया? एक चेयरमैन बना दिया। किसको भाई? जॉन मार्शल को। ध्यान रखना, आपके लिए मैं कोई गले की चिंता नहीं करूंगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं, सिर्फ आपको मेरा मकसद है कि आपको पढ़ाना है। ठीक है भाई। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये देखने के लिए। और वीडियो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और अटक से लेकर कटक तक शेयर हो जानी चाहिए। जय हिंद।